दी जाएगी। रेल के लिए जगह उपलब्ध करवाने की उन्होंने कई जगह मांगी है, उसकी बात हो रही है। रिंग रोड की बात हो रही है, शहरों में सड़कें बनाने की बात हो रही है, गाँव में सड़कें बनाने की बात हो रही है। पर कुल मिलाकर के जो आप कहते हो कि सेंटर के बजट की छाया कहीं ना कहीं, छाया नहीं, दोहनी वहीं से है। हमारे पास तो जितना पैसा आएगा उतना पैसा हम एक तो सरकारी जो अमला है उसमें बांट देंगे, और बाकी जो जितना बचेगा करीब 37% बचता है उसको हम ब्याज में दे देंगे। अब विकास के लिए या तो सरकार सोचेगी कि कुछ ना कुछ पीपीपी मॉडल लाए जाए, जो अमूमन 8,000 किलोमीटर, पहले 20,000 किलोमीटर सड़क की बात की गई थी, अब 8,000 किलोमीटर सड़क की बात हो रही है कि हमने 8,000 किलोमीटर बनाना चालू कर दिया है। पर फिर वहां पुलियों की बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हर वर्ग को चाहिए, हर वर्ग चाहता है कि हमारा ये उद्योग पनपे। एक चूड़ी उद्योग नया पनप रहा है, उसके लिए चाहिए। आपके स्टेनलेस स्टील जोधपुर में हो रहा है, गम फैक्ट्रियां हो रही हैं, भिवाड़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हब हो गया, वो चाहता है कि हमको छूटें दी जाए ताकि मार्केट डेवलप हो, मार्केट जनरेट कीजिए। ये जो एग्रीटेक की बात कर रहे थे, पहले रिसर्जेंट राजस्थान भी हो चुका, पर न एग्रीटेक राजस्थान का एग्रीटेक का कोई रिजल्ट है और न रिसर्जेंट राजस्थान का अभी तक कोई रिजल्ट आया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मांगे तो बहुत हैं। हमने भी कह दिया सरसों पर से आप सरसों को, जो सरसों की तेल मिलें हैं हमारे यहाँ, एक टाइम था जिसमें 1250 हुआ करती थी, वो आज केवल 180 हैं, रह गई हैं। इनको अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हमारा माल जाता है, सरसों का हमारा किसान पैदा करता है 35 लाख टन, उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन के बजाय वो चली जाती है सरसों एज इट इज बाहर प्रांतों में, और वहां उसका दोहन होता है। हमारे यहाँ मिलों को लगाने के लिए आप अच्छी जमीन की उपलब्धता करवाइए, अच्छे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन कीजिए। पुरानी मिलें हैं उनको सीखो गई हैं, उनको ठीक कीजिए। ये याद दाल मिलों की है, दालों की स्थितियां भी खराब है। गेहूं मिलों में ये कुछ चक्कियां अपने आप जो स्टेब्लिश हो गई, 200 वो हो गई, बाकी जो गेहूं की मिलें थी वो धीरे धीरे करके वो भी खत्म सी होती जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के उद्योग यहाँ का प्लाइन कर रहा है। जो उद्योग और ट्रेड यहाँ पर करीब 22 लाख लोगों को रोजगार देता है, वो धीरे धीरे यहाँ से प्लाइन हो रहा है। तो कम से कम हम इस बजट में ये चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं लाई जाएं, टैक्स कम करे या नहीं करे, पर योजनाएं ऐसी लाई जाएं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि जो है, अब जो हम 11 लाख टन पैदा कर देते हैं, बियर बनाते हैं हरियाणा वाले, हमारे यहाँ भाई ओटमील बनता था, हमारे यहाँ दलिया बनता था, जो आज हमारे क्या नाम है उनका, रामदेव जी महाराज हजारों टन बेच रहे हैं। हमारे यहाँ दूसरी तरह की, और इसकी नूडल्स गवर्नमेंट अमेरिका ने बना दिया। तो जो के उत्पाद यहाँ अगर हों, तो आज जो की पैदाइश बढ़ाने की बात हो, तो एक ऐसा आटा, जो गेहूं का आटा सब तरह से अखाद्य है आज की तारीख में, केमिकल उसमें मिल गया, सीड बढ़ाने के लिए उसमें सारी व्यवस्थाएं हो गई, जो एक ऐसा है जिसमें अभी भी फैट नहीं है, अभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और अभी भी उसमें शुगर नहीं है। तो ये सब बातें सरकार को सोचनी चाहिए और इस तरह की स्कीमें उनको लेके आनी चाहिए। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता। गजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि 7th पे कमीशन को लेकर के एक कमेटी बनेगी, और कमेटी को किस तरह से बेहतर कर सकती है कर्मचारियों के लिए, रिवीजन कमेटी, पे रिवीजन कमेटी। तो इस पे कुछ एक्सरसाइज हुई, और जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किए पिछले 3 बजट के, उसमें कुछ माना जा सकता है कि कर्मचारी काफी संतुष्ट हैं। और देखिए, सरकार को 3 साल हो गए, चौथा बजट आ गया। मैं समझता हूं कर्मचारियों की जो भी सरकार ने देने की बजाय काटना ही किया है। सरकार जब से आई है, हमारा तो एक ही मांग पत्र है कि आपने जो स्वराज संकल्प यात्रा 2013 में जो 14 बिंदु कर्मचारी कल्याण के लिए घोषणा की थी, उनको पूरा कर दो। कर्मचारी एकदम संतुष्ट है, परंतु आज तक 3 साल हो गई, चौथा बजट है। मैं समझता हूं पिछले बजट में भी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए घोषणा की थी, उसके बावजूद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। अब जबकि कर्मचारी महासंघ इसके विरोध में अपने मांगों को लेके जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद में आज ये जो विधानसभा बजट सत्र है, इसमें कर्मचारियों को शांत रखने के लिए ये जो कमेटी का गठन किया है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 5वां 6ठा जो पे कमीशन था, उसमें कहीं कोई कमेटी नहीं बनाई थी। और जो सरकार ने
अब जो कर्मचारियों के जो रोष को देखते हुए एक कमेटी बनाई है, ये मैं समझता हूँ इसका भी एक कर्मचारियों को भ्रमित करने का जो कार्य किया है। और अभी भी 3 महीने की जो कमेटी बनाई है, हमें ये आशाएं थी कि इस बजट से पहले 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार ने जितने भी हमारे जो इनके घोषणा पत्र है उसमें जितने संविदा पे लगे हुए कर्मचारी थे, इन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि 15,000 नौकरियां लगाई जाएगी। उसके बावजूद भी जितने कर्मचारी जो संविदा पे लगे हुए हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, प्रेरक हैं, मदरसा में हैं, ये संविदा पे ठेके पे लगे हुए जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, ITI है, समाज कल्याण है, इनमें जिनको न्यूनतम वेजेस तक नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी अभी इन्होंने एक आदेश निकाला है, सब जितने लगे हुए थे मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना हो, चाहे ITI हो, इंस्पेक्टर हो, चाहे जितने भी हो, उन सबको हटा के और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको लगाने का जो इन सरकार ने एक बहुत बड़ी गलत निर्णय लिया है, इसकी हम लोग अभी सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इस आदेश को वापस लेके ये एक बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया इन्होंने, क्योंकि जो लोग संविदा पे लगे हुए हैं बेचारे 2,500 किसी को 3,000। अब आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं 1,80,000 राजस्थान में आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, उनके पिछली सरकार ने जरूर कुछ बढ़ाया था, इस सरकार ने चौथा बजट है, हमें आशा है इस बजट से कि जितने भी संविदा पे लगे हुए जैसे आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं, साथी नाश्ते इन लोगों का मानदेय बढ़ोतरी होगी। गजेंद्र जी आऊंगा मैं, कविता हमारे साथ में है। कविता, क्या उम्मीद करते हैं कि यूथ के नाते सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं आप लोगों की आपस में चर्चा भी होती होगी, क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं सरकार हम लोगों को टैक्स से मुक्ति दे। स्टूडेंट जब भी अप्लाई करते हैं बाहर पढ़ने के लिए तो उन्हें कहीं ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, तो कम से कम इस चीज़ में छूट दे ताकि हमारे इंडिया में एजुकेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाए। और जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें जॉब फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, उसमें कई वैकेंसीज निकाल रही है, जैसे RSA SSC एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन इनमें कई सालों से कोर्ट में केस चल रहे हैं जो आज तक सॉल्व भी नहीं हुए, तो हमें जॉब कहाँ से मिलेगी? एक बार इस चीज़ पे भी वो लोग ध्यान दें और इसका समाधान निकालें तो क्या पता हमें जॉब मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ दें। औरतें ऐसी बहुत सी है जो काम करना चाहती है लेकिन उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट दिखा सके और हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। और ऐसे कई योजनाएं हैं जिसका हमें लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि आज का यूथ अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो गवर्नमेंट को उसमें थोड़ी सी नई पॉलिसीज़ लानी चाहिए, थोड़ी सी टैक्स में छूट देनी चाहिए ताकि हम लोग एक नया स्टार्टअप बना के बिजनेस को थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलिए, इस बजट से भी कहा जा सकता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया की तर्ज पे ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। और हमारा मानना है कि स्मार्ट सिटीज की तर्ज पे सरकार को इस बार स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, कि जो लगता है कि राजेंद्र राठौड़ ने 2 दिन पहले ही बैठक ली है पंचायती राज संस्थान में, उसमें स्मार्ट विलेज को लेकर के ही, तो हो सकता है सरकार इस बार कुछ अनाउंसमेंट करे। 8,883 किलोमीटर सड़कों के लिए कहा गया था, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ज्यादातर जो सदस्य हैं उसे सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, सरकार सड़कों की स्थिति को लेकर के जरूर चिंता प्रकट कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में कहा था कि सड़कें विकास का आईना होती हैं और वो इसको दर्शाती हैं कि उस प्रदेश की सड़कें अच्छी हैं तो विकास भी अच्छा ही होगा। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। जो ये बीजेपी सरकार का जो भी बजट निकालेंगे वो बजट टूरिस्टों को देखते हुए, मध्यम वर्ग को देखते हुए और उससे भी नीचे वर्गों को देखते हुए निकालना चाहिए, कि जिससे कि जन सुविधा सभी चीज़ों में अच्छा रहे और प्रगति कर सके और सभी के पास में अच्छे मात्रा में पैसा रहे। सर, इसमें सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई कदम उठाए, रोजगार पैदा करने वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि डिग्रीधारी जो बेरोजगार है उनकी संख्या में कमी आए। हमारी सरकार से डिमांड है कि जो पानी बिजली की दरें जो बढ़ाने की बात की जा रही है इसको नहीं बढ़ाया जाए। इससे जो जनता पहले ही त्रस्त है महंगाई से और ज़्यादा उसकी जो है पानी बिजली के कारण, और एक जो बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है, इससे लगातार ग्राहक परेशान हो रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी
जो बजट पेश करने जा रही हैं, तो धौलपुर को उनसे बहुत अपेक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ धौलपुर के नगर के विकास के क्षेत्र में पूरा धौलपुर एक आस लगाए बैठा हुआ है कि यहाँ के हॉस्पिटल जो बी ग्रेड का है उसमें कोई भी स्थान रिक्त न रहे डॉक्टरों के और उसका तेजी से विकास हो। बॉक्स ऑफिस रिव्यू हो या फिर बात हो अपकमिंग मूवीज की, माया नगरी की गॉसिप हो या फिर बात हो नए लिंकअप और ब्रेकअप की, सबके लिए अब मत लीजिए स्ट्रेस, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड एक्सप्रेस, सिर्फ जन टीवी पर। अब उनका जन्मदिन 8 को बजट पेश होगा, तो आप ये उम्मीद लगा के रह सकते हैं कि इस बार कोई न कोई बढ़िया और तोहफे राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री जी देंगी, और हो सकता है उसमें पत्रकारों का भी ध्यान रखेगी, ये मैं और सिफारिश करूँगा। 8 मार्च को महिला दिवस है और राजस्थान का बजट भी पेश होने वाला है, और बजट प्रस्तुत करने वाली भी एक राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो महिलाओं के लिए स्पेशल कोई एक ऐसा तोहफा देवें जो राजस्थान याद रखे कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिला दिवस पर उन्होंने महिलाओं को फला चीज दी। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजस्थान की मुखिया हमारी महिला है और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने हमेशा महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में शुरू की है, जिन योजनाओं से महिलाएं अपने आप में आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनी हैं, जिससे सामाजिक रूप से भी उनमें क्षमता बढ़ी है। क्या है शेयर मार्केट की चाल, जानिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हाल। सोना, चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक, हर बिजनेस की होगी हर बात। देखिए बिजनेस हलचल, सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2017-18। राजस्थान का बजट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। बजट निश्चित रूप से एक सौगात होती है, किसी न किसी तबके का तो उसमें ख्याल रखा ही जाता है, चाहे वोट के लिए हो या चाहे फिर समाज के लिए हो या छात्रों के लिए हो, महिलाओं के लिए। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं कि जो कुछ आहत होते हैं तो कोई गदगद भी होते हैं। बजट में वही सब छाया देखी जाती है, लेकिन पिछले कुछ साल से बजट पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बजट का औचित्य पे सवाल खड़ा हो रहा है कि बजट में है अगर थोपा जाता है तो बजट है, अदरवाइज कभी भी उसमें कम और ज्यादा कर दिए जाते हैं। सरकारें अपने अंदाज से बजट पेश कर रही हैं। चलिए अजय जी, जरूरत इस वक्त रोजगार की है। उद्योग व्यापार जीडीपी में बड़ा योगदान रखते हैं। अगर केंद्र सरकार की जो जीडीपी है उसका इफेक्ट स्टेट जीडीपी पे भी आता है। नोटबंदी को काफी इफेक्टिव मान के चल रही है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका जो अगर देखें हम रिफ्लेक्शन स्टेट पे भी कुछ दिखाई दे रहा है, ताकि जीडीपी में व्यापार उद्योग की वजह से कुछ बढ़ावा हो रहा हो। और इस बार माना जाना चाहिए कि कुछ जो स्थितियां हैं, अगर हम जो आम एक व्यापारी की नजर से अगर हम देखें तो लगातार व्यापारी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नोटबंदी के बाद में काफी मंदी के दौर का सामना करना पड़ा है। अगर सरकार स्टेट गवर्नमेंट इस बात को वास्तव में पहचानती है, चिन्हित करती है और व्यापारियों से जो उनकी टॉक हुई प्री टॉक्स बजट में, तो उसको लेकर के कुछ माना जा सकता है कि राहत मिल सकती है। दो चीजें इस वक्त हैं। केंद्र सरकार ने माना है कि जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब राहत है। उद्योग और व्यापार प्रोग्रेसिव है। नोटबंदी के लिहाज से व्यापारियों की माने तो काफी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। तो किस तरह के बजट की अपेक्षा करेंगे? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ वगैरह की जो बात है, जीडीपी के बारे में हमेशा से अलग अलग मत आते रहते हैं। कभी आता है कि जीडीपी इतनी कम हो जाएगी, कभी आता है जीडीपी इतनी बढ़ रही है। किसी टाइम आ रहा है कि 2 महीने के अंदर इतनी ज्यादा सेल डाउन हो चुकी है, कभी आ रहा है कार के सेल के अंदर 10% की ग्रोथ हो चुकी है।
जहां तक देखा जाए राजस्थान या जयपुर की अगर अपन बात करी जाए तो अभी भी देखा, पहले भी कुछ समय से व्यापार काफी मंदा चला जा रहा था और नोटबंदी के बाद तो इस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। व्यापार जगत पे चाहे छोटा व्यापारी, मीडियम व्यापारी जो भी है यहाँ पे, उसके ऊपर पूरा असर हुआ है और कहीं पे भी उसको कोई भी राहत का नहीं मिल चुकी है कि किसी तरह से राहत मिल सके। और जो भी आने वाली चाहे केंद्र के सरकार के अंदर कोई बजट में था, उससे भी हमारे को कोई भी व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिली या ऐसा लगा कि आने वाले समय में कोई ऐसा रोड मैप है कि जिससे आगे के लिए ठीक है। धीरे धीरे ऐसा किया जा रहा है कि कुछ जो बजट है, मतलब जो भी व्यापार है, कुछ चंद हाथों में सिमट के चला जाए, छोटे छोटे व्यापारी सब खत्म हो जाए, किराना वाला व्यापार है वो खत्म हो जाए, सारी चीजें इस तरह की प्रणालियां आती जा रही हैं और ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा कि जिससे आम व्यापारी को या आम आदमी को इन सब चीजों से राहत मिल सके। आर्थिक सुधारों की बात जरूर करी जाती है, आर्थिक सुधारों के बारे में आंकड़े जरूर जारी किए जाते हैं, पर कहीं पे भी वो धरातल में या हम क्या आम जीवन के अंदर हमारे को देखने को वो नहीं मिलता। ऐसा कोई भी हमारे को उदाहरण नहीं मिलता। आज हम छोटी से छोटी दुकान में चले जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, चाहे जनरल स्टोर की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान में, हर एक के ऊपर सेल के अंदर अंतर आया हुआ है। उसके बाद में भी ये कहा जा रहा है कि सेल बढ़ रही है, इसका सारा इफेक्ट आएगा। क्या कारण से इफेक्ट आएगा, ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा, ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा जिन सब चीजों के साथ में किया जाए। कैशलेस किया जा रहा है पर उसके साथ के अंदर जो दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं ना है। ना यहाँ पे हमारे पास वाईफाई की सुविधा है, ना यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, ना ही सबसे ज्यादा साइबर सेफ्टी की जो हमारी सुरक्षा हो सकती है वो नहीं है। कार्ड का प्रचलन किया जाए, कार्ड के ऊपर इतने ज्यादा खर्चे लगते हैं कि आदमी उसके साथ कार्ड के साथ में परचेजिंग नहीं करना चाहता, वो कैश परचेज करना चाहता है, कैश की दिक्कत रहती है। तो कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि व्यापार में कहीं सुधार आएगा या कोई ऐसे आर्थिक सुधार किया जाए। हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम लोग को यह कहता है जी मेक इन इंडिया की तरफ पे मेक इन राजस्थान भी करना चाहिए, राजस्थान के अंदर बजट व्यापारों को, उनको उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। और अभी तक अगर ऐसा देखा जाए तो जरूर कहीं ना कहीं घोषणाएं होती हैं पर कोई भी अमली जामा नहीं पहना जाता है। चाहे वो एकल खिड़की के ऊपर किसी नए व्यापार को आने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे जो छोटे व्यापार हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे बिल्डिंग या रियल एस्टेट के सेक्टर में जाए, धीरे धीरे व्यापार राजस्थान का कम ही होता जा रहा है और कहीं भी इसके अंदर बढ़त नहीं है रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो बजट है इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की करी जाए कि राजस्थान को एक आर्थिक गति मिल सके और प्रदेश के अंदर अपना एक नाम आगे कर सके। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कच्चे तेल के दामों में कमी आई है, इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू शेयर है वो कम आया। तो जो योजनाएं पब्लिक ओरिएंटेड जो हैं उसमें थोड़ी कंजूसी की मिसाल देखने को मिली थी। और इस बार जैसे आप लोग कह रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नोटबंदी से बहुत बड़ा असर है, सरकारें भी इससे अछूती नहीं है, टैक्स पे भी असर पड़ा है। तो क्या माना जाए कि अगर जब पिछली बार स्थितियां खराब थी, जबकि फ्यूल के रेट्स जो हैं वो सरकारों ने तो अपने अंदाज में बढ़ाए, अगर कच्चे तेल का कम भी हुआ तो कोई कंजम्पशन कम नहीं हुआ। सरकार का रेवेन्यू शेयर जो है, स्टेट्स तो जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, पैसे तो बढ़ा करके ले ही रहे थे, टैक्स तो अपना पार्ट का बढ़ा ही रहे थे। अगर उसमें भी अगर कंजूसी दिखाई दे रही है तो इस बार क्या माना जाए इसे? देखिए जो टैक्सेस हैं, जहां तक अगर अभी तक हम लोग जो देखते हैं, पूरे आंकड़ों की बात तो मैं नहीं कर सकता, पर जितना अगर कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी आती है, उसकी कमी कभी भी हम लोगों के पास तक पिछले कुछ समय के अंदर पास ऑन नहीं हुई है। और वो उसका कारण ये कहा जाता है कि टैक्स बढ़ा दिए गए हैं या दूसरी चीजें बढ़ा दी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज कभी भी कंजम्पशन में कभी कमी नहीं आती। जो वाहन है या जो भी चीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं यूज तो होता ही है, तो चाहे वो पेट्रोल डीजल है, चाहे जो भी चीज है वो यूज तो होंगी ही होंगी। और हमारे जो आम आदमी के खर्चे दूसरी चीजों के अंदर उसमें कटौती करके इन सब चीजों पे खर्चा हो रहा है। टैक्स में कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि सरकारों ने इसमें कहीं से रिलीफ दी है या कोई ऐसा काम किया गया है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में भी देखा जाए तो हमारे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा नहीं लगता कि इन जो आइटम है उन आइटमों के ऊपर टैक्स में कोई कमी करी गई है। जो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे होना चाहिए। इसके साथ साथ खाली ये तेल की नहीं कर सकते, और भी कई चीजों के अंदर है जहाँ पे वैट दर में ऐसा मानता है, जो हमारे कई चीजों के अंदर हमारे परिलंघित होती है, जिससे अभी जैसे बताया था कुछ हमारे खाद्यान्न पदार्थ है उनके अंदर भी हम लोगों को काफी दिक्कत आती है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है उनमें भी काफी दिक्कत आती है, जो वैट दरों में थोड़ी असमानता पड़ोसी प्रदेशों से मिलती है हमारे को। रामपाल जी, मैं एक आपसे जानना चाहूंगा कि जो बोनस मिलता था किसान को अपने धान पर, वो शायद समर्थन मूल्य में ही मर्ज करके अब उसको शायद खत्म कर दिया है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है। और ग्रीन हाउसेस की बात सरकार कर रही है, ग्राम की बात कर रही है। दूसरा, जो नवाचार युक्त जो किसान हैं उन्हें 1000 रुपए हर मीटिंग में दिए जाएंगे। कुछ ऐसा इनोवेशन की सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी।
अगर वास्तव में ये ठीक चल रहा है तो इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं कि इसे आगे ले जाया जाना चाहिए। योगेंद्र जी, जहां तक नवाचार वालों को 1000 रुपये देने की बात है उसमें तो ठीक ही है, दें, उसमें किसी कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन नवाचारों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पूरे किसान वर्ग को प्रभावित करेगी, इसकी संभावनाएं कभी नहीं रहती। बात नंबर 2, जो सरकार को भी करना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, जो सरकार कर सकती है, कई काम तो ऐसे जो बिना पैसे के ही है, कई काम ऐसे हैं जो पैसे के, तो दोनों ढंग की बात कर ले। तो अभी पिछले वर्ष सरकार ने एक टैक्स आरोपित किया था किसानों पर, जो हक त्याग था उसके ऊपर। आज यदि हम देखें तो एक किसान को कम से कम 5000 रुपए देने पड़ते हैं अपनी जमीन अपने भाई के नाम देने के लिए। सरकार का क्या लेना देना भाई, मैं मेरे भाई को जमीन दे रहा हूं, सरकार क्यों पैसे लेगी? और यही राशि 1985 में 25 रुपए थी, तो 25 रुपए से बढ़ाकर 5000 कर दी। और अभी आवश्यकता राजस्थान को इस बात की कि राजस्थान में जो जोतों का आकार है वो छोटा होता जा रहा है बंटवारों के कारण से। तो अभी सरकार को चाहिए कि बंटवारों के लिए भाई भाई में, भाई बहनों में कोई भी उस जमीन को रखना चाहे तो उसके लिए नियम बनाए ठीक से। इसी ढंग से हक त्याग, यदि कोई अपने परिवार में किसी के भी पक्ष में अपनी जमीन छोड़ता है तो उसको टैक्स मुक्त करे। तीसरा, अभी जो उन्होंने परिभाषा है रक्त संबंधों की हक त्याग के मामले में, वो भी बदल दी। तो सरकार का एक ही ध्यान है कि किसानों की जेब से पैसे कैसे छीने जाए। होना ये चाहिए कि प्रदेश की खुशहाली के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसे जाए, और सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है किसान। यदि उसकी जेब में पैसा जाएगा तो अर्थव्यवस्था गतिमान होगी। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसलिए बहुत सारे नियम कानून उनको तो बदलने की जरूरत है, उसमें तो पैसे भी खर्च होने वाले नहीं है। तो यदि बंटवारे के लिए, हक त्याग के लिए एक दूसरे की जमीन को अदला बदली कर बड़े आकार की जोत बनाने के लिए, ये तो ऐसे काम है जो सरकार सरलता से कर सकती है, लेकिन सरकार का ध्यान अभी किसानों पे नहीं है। अभी तो सरकार का ध्यान खुद की महिमा मंडन कैसे किया जाए, वो काम करे या नहीं करे, लेकिन ये कैसे दिखाया जाए कि वही एकमात्र किसानों की हितैषी है। इसलिए जो दुकानों पर लिखा रहता है एकमात्र शुद्ध देशी घी की दुकान, चाहे डालडा बिके, लेकिन यही जो सरकारों की दिशा हो गई, इस कारण से दिशा भ्रम के कारण से बजटों पर भी उसका प्रभाव आ रहा है। मैं चाहूंगा पहले सरकार अपनी दिशा ठीक करे, अपना विजन उसमें प्रकट करे और अपनी दिशा को सही करके प्राथमिकता दे उन क्षेत्रों को जिनके कारण से पूरी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आवे। अभी सरकार इस काम को नहीं कर रही है। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, बाबूलाल गुप्ता साहब से मुखातिब हूंगा। बाबूलाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे स्टेट्स का अवलोकन भी किया होगा और वहां के व्यापारियों से कई बार आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मिलते भी होंगे। ऐसे कोई प्रदेश है जिसमें किसान, व्यापारी और कृषक हो या कृषि, किसान और व्यापारी, क्योंकि आप सीधे किसानों से आपका लेन देन होता है, उसी से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई पॉलिसी है जिसे हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, या फिर अगर वहां की पॉलिसी है उसे हम लेकर के वैसे नहीं तो उसको हम 19-20 करके उसे बेहतर करके हम उसे लागू कर सकें? तो ऐसे कुछ उम्मीद करते हैं इस बजट में कि सरकार ने हो सकता है ऐसी कोशिशें की हुई हो, और नहीं तो आप बता सकते हैं कि वास्तव में उस स्टेट को हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, 1963 में एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट बना है और उस समय पूरे देश में ये सोचा गया था कि एक जैसे मार्केट बने और मार्केट में किसान अपना माल लेके आए, उसको उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता को सही वस्तु प्राप्त हो, ये ध्येय था। और इलेक्टेड बोर्ड्स भी उसमें स्थापित किए गए थे। किसान को उस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। मंडियों का निर्माण हमारे यहाँ भी हुआ, मंडियों का निर्माण महाराष्ट्र में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, आंध्र प्रदेश में भी हुआ और पंजाब और हरियाणा, गुजरात सब जगह हुआ। परंतु अभी भी आज की तारीख में भी अगर किसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट की अनुपालना सही ढंग से अगर कहीं कोई स्टेट कर रहा है तो वो राजस्थान है। विभिन्न जगह के लोग यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ के स्टेट की जो कृषि मंडियाँ हैं उनको विजिट करते हैं और वहाँ जो हम लोग व्यापार का क्रय विक्रय जो चला हुआ है उसको देखने के लिए आते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं।
अभी अभी पिछले दिनों 15 दिन पहले की बात है, बेंगलोर से कोई टीम आई हुई थी, उसमें कुछ आईटी के लोग भी थे और वो यही देखना चाहते थे कि हम इन मंडियों का सुधार अगर और करें तो किस तरह से करें। कुछ केंद्र की और राज्य की नीतियां भी आई हैं जिसमें कहा गया है कि मंडियों को हाईटेक किया गया, पर वो हाईटेक के नाम पे हमने तो ये कहा था कि हर मंडी में एक लैब होनी चाहिए ताकि किसान अपना माल लेके आए और उस लैब में टेस्ट करवा ले। मान लीजिए सरसों लाया तो उसको पता लग गया कि इसमें इतना तेल है और इसी प्रकार वो उद्योग उसका माल क्रय विक्रय करे और उसको आप टीवी पे उस पर डाल दीजिए, कंप्यूटर पे डाल दीजिए, तो कंप्यूटर पे डालने पे अगर कहीं का भी आदमी बैठा हुआ होगा तो वो उस लैब के अनुसार अपनी बोली लगा सकेगा। परंतु ये व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने भी मान्यता दी इसको, परंतु अभी तक मुश्किल से कोई 3-4 मंडियों में लागू हो पाई और बाकी में नहीं लागू हो पाई। अभी इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की स्थिति ये है कि पहले तो उपज नहीं होती है, उपज नहीं होती है, उपज नहीं होती है। उसके लिए खाद बीज की तैयारियां की जाती है, किसान अपनी मतलब पूरे 6 महीने की कमाई पूरे घर वालों की उसमें झोंक देता है और जब उपज हो जाती है तो हमारे समर्थन मूल्य निर्धारित होते हैं। फिर एक सट्टा बाजार और है जिसको बोलते हैं NCDX वायदा बाजार, वो वायदा बाजार उसमें सक्रिय हो जाता है। तो वो कब तेजी करता है कब मंदी करता है। स्टोरेज के लिए मैंने जो आपको गांव की जो आप बात कर रहे हो, आज के 10 साल 15 साल से मैं निरंतर ये कह रहा हूं कि किसान की खेती को आप एक संयुक्त खेती के रूप में डेवलप कर लीजिए। वहां डिक्टेट करे किसान, इस स्थिति में आ जाए कि मेरी जिन्स इस भाव में मैं बेचूंगा, इस स्थिति में आए तो तब आएगा जब उसके किनारे पर ग्रेडिंग मशीन हो, लेबल मशीन हो और उसकी साफ सफाई की मशीन हो और वहीं पर आप उचित भंडारण की व्यवस्थाएं हो। आज पालक पैदा हो गया फिरता फिर रहा है, मेथी पैदा हो गई फिरती फिर रही है, मिर्ची पैदा हो गई फिरती फिर रही है, भंडारण नहीं है हमारे पास में। किसान वहीं का वहीं अपने खेत में ही उसको साफ सफाई करके अगर भंडारण कर दे तो हम अमेरिका में हमें क्या फर्क है, हम ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ये सही है कि हमारी यील्ड अभी भी कम है, हमें 12 मन जहां 20 मन पैदा करना चाहिए था, अभी भी हमारी 12 मन की यील्ड है, हमें उसमें भी अनुसंधान करने हैं, रिसर्च करनी है। परंतु ये सारी बातें इस बजट में परिलक्षित होनी चाहिए कि हम किसान के लिए अगर करेंगे तो सीधा सीधा हमारे जो कृषि मंडियों में व्यापारी कार्यरत हैं वो ऑटोमेटिक ही उसी से अफेक्टेड हैं। किसान माल लेके आएगा, किसान का विक्रय होगा, दाल मिलों तेल मिलों में जाएगा, वहां अगर सस्ता है तो वो उसको साफ करेंगे, नहीं तो माल बाहर जाएगा। एक सीधा सीधा सिस्टम। कुल मिला के माना जा सकता है कि सरकार की योजनाएं काफी सारी हैं, अगर उनको भी ठीक से अगर लागू किया जाए तो मुझे लगता है किसान हो जाए खेती हो सबका उन्नति और विकास हो सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो चाहे अनाउंसमेंट कितने भी किए जा सकते हो, कितने भी करें, वो तब तक अमली जामा नहीं पहनेंगे, धरातल पे नहीं उतरेंगे जब तक आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, दृढ़ नहीं होगी। तो चलिए गजेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा और लंबित मांगे बहुत सारी हैं और आप लोगों की डिमांड्स भी हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार अनाउंस भी किया था, लेकिन इस बार अगर प्राथमिकता में हम देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो संविदा पे हैं, वो रेगुलर होने की उम्मीद जो रहे हैं। सरकार ने प्रोसेस शुरू भी किया था, लेकिन जैसे कविता ने शुरू में बताया था कि बहुत सारी ऐसे वैकेंसीज निकलती हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए, जॉब रिक्वायरमेंट्स के वो निकालते हैं, लेकिन उसके बाद में वो लिटिगेशन में चली जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है या अपॉइंटमेंट होते हैं तो लोगों पे तलवार लटक जाती है। अभी कोई ऐसी भर्ती नहीं है, कोई एक आध को छोड़ के, जिसको ये कहा जा सकता है कि हाँ बिल्कुल पूरी तरह से सीधी भर्ती हुई है और इसमें कहीं किसी तरह की नहीं है। क्योंकि आप भी कर्मचारी नेता हैं, तो इसको लेकर के कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ कर सके। देखिए, अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने करीबन 35,000 के लगभग भर्तियां की है, परंतु वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। कई कोर्ट की वजह से है, कहीं सरकार की ढिलाई है, क्योंकि जब बेरोजगारी जब खत्म होगी और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तब राज्य का कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। अधीनस्थ बोर्ड ने वहां पे आरक्षण की वजह से हो जाए किसी की वजह से हो, पर ये जो प्रॉपर तरीके से पैरवी नहीं करते हैं। सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय उलझा रहे कोर्टों में।
मैं अभी आपको बता दूं, इस विधानसभा सत्र में मैं करीबन 5 धरना और रैलियां निकाल चुका हूं। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया और जितने भी संविदा के कर्मचारी है, जो ठेके के कर्मचारी है, उनको न्यूनतम वेजेस नहीं दिया जा रहा और उसके बजाय उन्हें बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें जितने भी संविदा